गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जूही। गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। गलती से सी एंटर में लाइव चला गया था मैं। अरे नहीं, वो ऊपर नीचे था ना, इंटर देखा मैंने खाली। जितने भी इंटर दिखे सब में ऑनलाइन चला गया। फिर ध्यान में आया कि अरे सी एंटर भी तो है। चलो स्टार्ट करेंगे। डिपार्टमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं आईडीटी। हम क्या पढ़ने वाले हैं? आईडीटी। विपुल सर को बताना मत। हाँ, नहीं समझा। 10 से 2 में लिया तो चलेगा। चलो ठीक है, तो अगले संडे से 10 से 2 मेरा रहेगा। ये संडे पॉसिबल नहीं क्योंकि 11 से 12 सेमिनार कल। तो मुझे वो सेमिनार लेना है, तो इसकी वजह से मुझे 10 से 2 के बीच में कल के संडे में पॉसिबल नहीं। उसका अगला संडे और उसका अगला संडे 10 से 2 में लूँ। फिर विपुल सर को आप बोलो कि आप उसके पहले लो या तो बाद में। कल मैं विपुल सर से मेरी कल बात हुई, वो 1 बजे तक 2 बजे तक छोड़ने वाले थे, 2:30 बजे मेरे को लेने को लगा रहे थे। लेकिन बात ऐसी है ना, कल अम्बेडकर जयंती है और ये पूरा पैक रहता है। मतलब मैं खुद लास्ट टाइम शाम को कुछ 5 बजे यहाँ से निकला था, 5 साढ़े 5 बजे, और अटक गया था ट्रैफिक में। पूरा ब्लॉक था, ये पूरा रेडियस ब्लॉक था। मतलब यहाँ पे आगे वो दांडेकर ब्रिज के पहले बैरिगेट्स लगा देते, एंट्री ब्लॉक कर देते। तो यही चेक रास्ता रहता, तो ट्रैफिक जैम जो होता है वो यहाँ पे क्लास के पीछे से भी, आगे से भी, नवी पेट के रोड पे भी पूरा जैम होता है। तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा जाने के लिए। क्योंकि 2:30 बजे लूंगा तो कम से कम 5 बजे तक चलेगा। कहाँ से आते हो तुम लोग? कल 8:30 से 10:30 ले ले सुबह। मैं विपुल सर को बोलता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। मतलब वो 10 से 3 का स्लॉट मांग रहे थे, बोले मैं आपके लिए 10 से 2 कर देता हूँ, 1 घंटा जल्दी छोड़ दूंगा। तो उनको मैं 11 बजे से लेने को बोलता हूँ, मैं आज बात करता हूँ, ठीक है। सिर्फ कल के लेक्चर के लिए एडजस्ट करें, तो कल आपकी छुट्टी। नहीं सोहम, मैं कौन सी लैंग्वेज बोला अभी? ऑनलाइन वालों को लेट समझ आता है क्या? अच्छा लेट, हाँ 10 सेकंड का लैग रहता है बराबर। संडे के दिन सुबह छोड़ो ना भाई। मेरे लिए भी बहुत कष्ट है सुबह 8:30 बजे आना। देखो तो घर से करना है, तो नींद में से उठा और बैठा तो भी चलेगा। मेरे कष्ट क्या बताऊँ तुमको अभी। सबसे ज्यादा अभी क्या सोने का, अभी एग्जाम तो कुछ सोना होना नहीं। कितने संडे क्लासेस लिया मैंने? कम से कम संडे क्लासेस लिया मैंने। फिर संकेत सर का सिलेबस तो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है।
सतीश सर ने नहीं लिया। हाँ तो उन्होंने ना 3-3 घंटे क्लास भी लिया यहाँ पे रेगुलर, वो भी है, वो उसको काउंट करो ना। अभी मेरे को बोले कल, बोले वो जब आएंगे, अभी 15 से कुछ 7-8 दिन नहीं है, उसके बाद सुबह 7 से 9:30 या 10 बजे तक बिठाने वाले तुमको। फिर मैंने इतना बढ़ाया क्या तुमको कभी? 1 घंटे 1.5 घंटे। किसका टाइम पास? क्या सिखा दी? सीखा था क्वेश्चन में? चल चालू करा, तेरे को पता था क्वेश्चन। आज आपकी बहुत तारीफ हुई, किधर? क्या? क्या? लॉ के क्लास में क्या बात है, मिलना पड़ेगा सतीश सर को। हाँ पार्टी, तेरे को काय की पार्टी? मैं बोला है 30 अप्रैल को सिलेबस खत्म हुआ कि आप बड़े, बहुत बड़े, बहुत 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 अच्छे। अरे थैंक यू। हाँ हाँ, हम लोगों को डाउट से प्रॉब्लम से तो करेंगे ना, सब जितना हो सकेगा उतना करेंगे। चलो ध्यान दो यहाँ पे, हम पढ़ने वाले हैं क्या? आईडीटी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आईडीटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी नहीं है। आईडीटी का मतलब यहाँ पे है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सुनना ध्यान से, अगले 15-20 मिनट पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट आधा सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन करेंगे, फिर बचा हुआ कंसेप्ट। ठीक है ना? वो सर ने तारीफ नहीं किया, तारीफ तो हमने किया। अच्छा ऐसा है क्या? तो तुमको भी थैंक यू यार, अभी पार्टी तो बनती है 30 अप्रैल को पक्का। ऑनलाइन वालों को अपन कैमरा में ऐसे बताएंगे जो भी खाएंगे वो, और उनको भी ऐसा ऑफर करेंगे और फिर खाएंगे अपन। हम्म। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। हमने ना कॉस्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग, बराबर ना? जहाँ पे एक बिजनेस होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है और वो कई प्रोसेस से गुजरता है, कई प्रोसेस होते हैं। तो एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट हो जाता है, दूसरे प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो तीसरे प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा, और हो सकता है कि तीसरे प्रोसेस के बाद सीधा फिनिश गुड्स बाहर निकले, बराबर ना? तो ये कंसेप्ट से तुम वाकिफ, आया ना? हाँ, ये नया नहीं है तुम्हारे लिए कंसेप्ट। तुम एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्राची, जीपे कर दूंगा तुम्हारा हिस्सा, डोंट वरी, पार्टी का। क्या अपन पोहे खाएंगे? 10 रुपए तुम्हारे नाम के तुमको दे दो। अरे तेरे को खाने की क्या पोहे? सुनो ध्यान। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, हमारा घर का एक बिजनेस है क्लॉथ का, मेरे पापा संभालते हैं। ठीक है, क्लॉथ मतलब क्या? सीधा पूरा क्लॉथ, धागा बोलते हैं ना अपन। हाँ, कोई अपन उसमें रेडीमेड वगैरह का काम नहीं करते। ठीक है, और अच्छे से चलता है, एकदम होलसेल में चलता है पूरा। ठीक है, मैंने एक दिन बोला पापा को कि बॉस ऐसा है, देखो कि कपड़ा तो अपन बनाते थे, कपड़ा तो अपन बेचते थे, है या ना? एक काम करते हैं, हम शर्ट्स के इसमें भी होता है, मैं संभालता हूँ पूरा। ठीक है, कपड़ा आपसे लूंगा, शर्ट्स बनाऊंगा, और शर्ट्स भी अपन अपने ही ब्रांड के नीचे बिजनेस में बेच देंगे। ठीक है, तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, सिर्फ इतना है कि प्रोसेस एक अपने को करना होगा
क्या प्रोसेस करना होगा? ऑब्वियसली कटिंग करना होगा, स्टिचिंग करना होगा, बटन वटन लगाने होंगे, थ्रेड्स वगैरह लगेगा, अपना अपना खर्चा रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें पापा बोले कि एक काम करते हैं, एक ही बिजनेस है, कपड़ा जो है वो डिपार्टमेंट मेरा, ठीक है, और शर्ट्स का डिपार्टमेंट तेरा, तू मेरे से कपड़ा ले, बराबर ना। हाँ, बिजनेस एक ज, बिजनेस एक ज, ठीक है। मैं कपड़ा भी बेचूंगा मार्केट में, और तेरे को चाहिए तू भी लेगा, और तू शर्ट्स बनाएगा और तू शर्ट्स बेचेगा। इससे अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को हिसाब रखते आएगा, आया ना। हाँ। मैं मेरा बिजनेस बंद नहीं करना चाहता, मेरा बिजनेस में हैम्पर नहीं करना चाहता, तो मेरा बिजनेस जैसा वैसा ही चलेगा। अपन एक डिपार्टमेंट ओपन करते हैं, मेरे से तू कपड़ा ले ले, तेरे को जो करने का उससे कर, और अपने इसमें पैकिंग वैकिंग करके तू बेच, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, मान ले फॉर एग्जाम्पल कपड़े का तागा, उसमें मान ले मिलते रहेंगे 100-150 रुपए, ठीक है, एक तागे के पीछे, होलसेल में चलता है। लेकिन वही अगर मैं उसका शर्ट बनाऊं, एक फिनिश गुड बनाऊं, ठीक है, और वो बेचूं, तो मान ले मेरे को 300 रुपए का कपड़ा लगा, तो मैं वो 700-750 में भी बेच सकता, 1000 में भी बेच सकता। प्रॉफिट मार्जिन मेरा क्या होगा यहाँ पे? बढ़ेगा, बराबर ना। और ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो मुझे मेरे घर से एग्जिस्टिंग बिजनेस से मिलता है। तो हमने ऐसा डिसाइड किया, और हमने एक ही बिजनेस में, मतलब दूसरा डिपार्टमेंट चालू कर दिया, जो मैं देख रहा हूं, आया ना। अभी दिक्कत यहां पे ये आई कि, दिक्कत इन द सेंस, बात को समझना, क्या मेरा डिपार्टमेंट पूरा का पूरा पापा के डिपार्टमेंट से डिपेंडेंट है? हाँ, आया ना। तो जब डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं ना, तो उसमें ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का कंसेप्ट आ जाता है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स अगर होंगे तो यहां पे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं होते। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कब होते हैं? जब मैं आगे कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पहले डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ तो इनपुट चाहिए, बराबर ना, तभी जाके मेरा आउटपुट निकल सकता है ना। हाँ, तो इंटर डिपार्टमेंट का कंसेप्ट, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का कंसेप्ट कहां पे आता है? जब ब्रांचेस डिपेंडेंट देखी जाए। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं होता, होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, बहुत कम इसमें होता है। यहाँ पे तो मेरे को, जब तक मैं रॉ मटेरियल नहीं लूंगा पप्पा से, तो मेरे को शर्ट बनाते आएगा क्या? नहीं। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक टाइम ऐसा भी आया कि सीजन टाइम था, तो ऑर्डर्स बाहर से पप्पा के लिए बहुत ज्यादा थी क्लॉथ की, बराबर ना। तो मेरा जो ऑर्डर था, मेरे को जो, मैंने जो पापा को बोला था कि मेरे को ये क्वांटिटी में इस इतने टाइप के क्लॉथ चाहिए, उन्होंने मेरे को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाहर के कस्टमर को देना था, आया ना। ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने नहीं दिया तो मैं शर्ट्स नहीं बना पाया, शर्ट्स नहीं बना पाया तो मैं शर्ट्स बेच के बना के बेच नहीं पाया, बराबर ना। इंटर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान ले कि मैं रिलायंस डिजिटल वर्ल्ड का एग्जांपल दिया, आया ना। तो अगर मान ले लैपटॉप का सेक्शन है, मैं लैपटॉप लिया, जहां पे मैंने लैपटॉप लिया, मैंने उस बंदे को बोला कि बॉस मेरे को ना एक मोबाइल भी चाहिए, ठीक है। तो अभी वो जो बंदा था वहां पे लैपटॉप के सेक्शन में, उसने मेरे को वहां भेजने से अच्छा उसने मेरे को क्या बोला, आप रुको मैं आपको मोबाइल बता दूं। और वो गया मोबाइल के सेक्शन में, उसने 2-3 मोबाइल उठाए और मेरे को लाके बताया, बराबर ना। हाँ, अभी हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, जो मोबाइल डिपार्टमेंट वाला बंदा रहेगा, वो तो अपने हिसाब में लिखेगा ना कि मोबाइल लैपटॉप सेक्शन को दिया करके, हाँ या ना। हाँ, क्या यहाँ पे ये लैपटॉप डिपार्टमेंट डिपेंडेंट था मोबाइल के इसमें? अगर मान लिया मैं मोबाइल, उसने मेरे को मोबाइल नहीं भी बताता, तो क्या मैं उससे लैपटॉप नहीं लेता? लेता, ऑब्वियसली, बराबर बात है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं होता, होता है, लेकिन वो बहुत कम इसमें है ना। अगर मान लिया मेरे को नहीं भी दिया, तो मेरा जो प्रोडक्ट आगे मेरे को बेचना, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, बराबर ना। तो अपन बात करेंगे खाली डिपेंडेंट डिपार्टमेंट की, ओके। अभी बात यह है, लिखना मत, लिखाऊंगा अलग से, लेकिन समझो, जो मेरे को क्लॉथ आने वाला है पापा के डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। हाँ, वो मेरे को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हाँ, जब वो ट्रांसफर करेंगे ना, तो वो अपने बुक्स में, उनके डिपार्टमेंट के बुक्स में, अब ऑब्वियसली वो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बुक्स मेंटेन करेंगे, मैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बुक्स मेंटेन करूंगा। जब पापा अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बुक्स मेंटेन करेंगे, तो वो मेरे को बताएंगे ये क्या किया मैंने, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया, हाँ या ना। हाँ, वो इसको सेल बोल के बताएंगे,
वो इसको क्या बोल के बताएंगे, सेल। और मैंने जो क्लॉथ लिया है पापा से, वो मैं मेरा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर यानी परचेज बोल के बताऊंगा। बराबर ना? हाँ। तो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स हो गए, एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट्स। एक गुड्स या रॉ मटेरियल या कोई भी अपना एक आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहा है। जो डिपार्टमेंट अपना आउटपुट, अपना गुड्स, अपना रॉ मटेरियल दूसरे डिपार्टमेंट को अगर दे रहा है, तो वो अपने बुक्स में उसको इंटर डिपार्टमेंट सेल्स बताएगा। बराबर? और जो ले रहा है, जो डिपार्टमेंट ले रहा है रॉ मटेरियल, वो अपने बुक्स में उसको इंटर डिपार्टमेंट परचेज बोल के बताएगा। क्लियर है बात यहां तक? हाँ। जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, उसको ट्रांसफरर डिपार्टमेंट बोलते हैं। और जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर ले रहा है, उसको ट्रांसफरी डिपार्टमेंट बोलते हैं। ट्रांसफरर ट्रांसफरी में कंफ्यूजन होगा, तो जो ऐसा समझो, ऐसा लॉजिक लगाओ कि जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसको सेलिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, और जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर ले रहा है उसको परचेजिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि वो उसको सेल्स बोल के ही बताने वाला है और मैं उसको परचेज बोल के ही बताने वाला हूं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अभी बात यह है कि वो इसको सेल्स बोल के बता रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ये एक ट्रांसफर प्राइस पे होगा। ये एक ट्रांसफर प्राइस पे होगा। अभी ये जो ट्रांसफर प्राइस है ना, ये तीन तरीके से हो सकती है। ये कितने तरीके से हो सकती है? तीन। कौन से तीन तरीके से? तो ऐसा समझ लो कि मान लो पापा को 100 रुपए का कपड़ा पड़ रहा था, कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपए की। उन्होंने मेरे को 100 रुपए में ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने मेरे को 100 रुपए में ट्रांसफर कर दिया, है ना? दिस इज द वन केस, ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट, ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट। दूसरा, मेरे को पापा बोले कि बॉस देख, 100 रुपए में मेरे को तो गिरता है, लेकिन मैं ना बाहर वालों को 125 रुपए में बेचता हूँ, तो मैं भी तुझे 125 रुपए में ही ट्रांसफर करूंगा, मैं भी तुझे 125 रुपए में ही ट्रांसफर करूंगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस या यूजुअल सेलिंग प्राइस। ट्रांसफर्ड एट यूजुअल सेलिंग प्राइस। यूजुअल सेलिंग प्राइस मतलब जो बाहर बेचा जाता है, जिस प्राइस पे बेचा जाता है, उसी प्राइस पे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, उसी प्राइस पे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। और एक तीसरा है कि 100 रुपए का कपड़ा है, बाहर 125 में भेजा जाता है, लेकिन पापा बोलते हैं कि बॉस मैं तेरे को ना, तेरे से प्रॉफिट पे तेरे को ट्रांसफर करूंगा, लेकिन बाहर वालों से कम। मतलब कॉस्ट पे मैं कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा, लेकिन वो यूजुअल सेलिंग प्राइस से कम होगा, लेकिन वो यूजुअल सेलिंग प्राइस से कम होगा। मतलब जैसे 125 यूजुअल सेलिंग प्राइस है, तो मैं तेरे को 110, 115, 120 में ट्रांसफर करूंगा। आ रही बात समझ में? हाँ। ये तीन डिफरेंट ट्रांसफर प्राइसेस हो सकते हैं, ये तीन डिफरेंट ट्रांसफर प्राइसेस हो सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। इसको नोट डाउन करें। ठीक है? कंसेप्ट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ब्रैकेट में लिख दो आईडीटी। और विपुल सर को बताना हमने आज आईडीटी पढ़ा है पंकज से, और एक लेक्चर में हो भी गया। इसमें लिखो पॉइंट ए, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर मीन्स, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज by one department to the other department, to the other department. This is generally seen in case of dependent
डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लो। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बिटवीन पापा एंड बेटा। इसका रेफरेंस आगे लगने वाला है तो इसीलिए लिखा हुआ है। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बिटवीन पापा एंड बेटा। ओके। बी, क्लॉथ डिपार्टमेंट उसके बाद शर्ट डिपार्टमेंट। क्लॉथ डिपार्टमेंट ने क्या किया? ट्रांसफर्ड क्लॉथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट्स। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? शर्ट्स। तो ये जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है इसको बोला जाएगा सेलिंग डिपार्टमेंट और ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। और ये जो शर्ट डिपार्टमेंट है इसको बोला जाएगा परचेजिंग डिपार्टमेंट और ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। और ये बेसिक से बहुत ज्यादा तुमको समझने जरूरी। कुछ डाउट होगा तो पूछो। ये जो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट है ये अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, विल रिकॉर्ड द ट्रांसफर एज IDT sales in डिपार्टमेंट रीडिंग अकाउंट। और ये जो परचेजिंग डिपार्टमेंट या ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है will record the transfer as IDT purchase in department trading account। in department what? trading account। जो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट होगा, जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि मेरे पापा बोले कि मैं क्लॉथ जो बाहर बेचता था वो बेचूंगा और मैं तेरे को भी ट्रांसफर करूंगा, और जब तेरे को ट्रांसफर करूंगा तो मैं तेरे को सेल्स बोल के बताऊंगा। भले तू मेरे को पैसा नहीं दे रहा है लेकिन मैं अपने बुक्स में सेल्स बोल के रिकॉर्ड करूंगा इसको। आया ना? तो पापा के डिपार्टमेंट में दो टाइप की सेल्स दिखेगी, एक नॉर्मल सेल्स जो बाहर के लोगों को हो रहा है और एक इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स, IDT सेल्स। आया ना? सिमिलरली मैं पापा से क्लॉथ परचेज कर रहा हूं लेकिन मेरे को क्या बाहर से और कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। मेरे को और रॉ मटेरियल लगेगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे को बटन्स लगेंगे, मेरे को शर्ट्स लगेंगे, मेरे को कॉलर्स लगेंगे, मेरे को कुछ भी लग सकता है ना। है ना? जो भी चीजें लगती है और उस क्लॉथ को शर्ट बनाने के लिए उसमें जो और एडिशन वैल्यू एडिशन किया जाता है उसके लिए मेरे को जो भी चीजें लगेगी वो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बाहर से परचेज करना पड़ेगा। मतलब ट्रांसफरी डिपार्टमेंट के लिए नॉर्मल परचेज भी होगा जो बाहर से किया जा रहा है और एक इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का परचेज भी होगा। तो दोनों अपने डिपार्टमेंट्स में ना, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट्स अपने अपने बुक्स में सेल्स दो टाइप का बताएंगा अलग अलग, एक नॉर्मल सेल्स और एक IDT सेल्स। और जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है वो अपने बुक्स में परचेसेस अलग अलग दिखाएगा, एक नॉर्मल परचेज और एक IDT परचेज। ये दोनों किधर दिखाए जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तीसरा पॉइंट जो अभी डिस्कस किया अपन ने अभी, मतलब थोड़ी देर पहले, द IDT परचेज
the IDT purchase and sales will be recorded at transfer price decided by the management. Transfer price may be decided as follows. May be decided as follows. पहला, at cost of selling department. At cost of selling department ट्रांसफर कर रहा है ना, तो उसके कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट था ₹100 और टीपी मतलब ट्रांसफर प्राइस था ₹100, बराबर। दूसरा, एट यूजुअल सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट, मतलब कॉस्ट था ₹100, सेलिंग प्राइस था ₹125 और ट्रांसफर प्राइस भी था ₹125 एट यूजुअल सेलिंग प्राइस। समझ रहा है ना। और तीसरा, एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉमा, which will be lower than usual selling price. At cost plus profit, लेकिन which will be lower than usual selling price. मतलब क्या? तो cost ₹100, selling price ₹125 और ट्रांसफर प्राइस मान ले ₹120, ₹1। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? एक बार फिर से डिस्कस करें। इंटर डिपार्टमेंटल बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत यहां तक? एकदम आराम से चल रहा है ना? सब इजी लग रहा है अभी तक? स्टार्टिंग में सब इजी लगेगा, फिर लगेगा क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, नहीं क्या है ये, क्यों है ये। फिर एंड में आते आते बोल दोगे तुम कि हाँ अच्छा लग रहा है, अभी समझ में आ रहा है। वो एंड में होगा, ठीक है ना। चलो एक बार वापस, एक डिपेंडेंट डिपार्टमेंटल का जो स्ट्रक्चर होगा किसी बिजनेस में, उसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो है वो अपने को कैसे करने के है ये देखने के, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ रॉ मटेरियल, ऐसा समझ लो फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल फॉरवर्ड करता है, आया ना। दूसरा डिपार्टमेंट के लिए वो रॉ मटेरियल इनपुट रहता है और उससे और वो प्रोसेस करके उसमें और वैल्यू एडिशन करके वो आगे बेच देता है, ठीक है ना। तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है इसको ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, और जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर ले रहा है उसको ट्रांसफरी डिपार्टमेंट बोला जाता है। ट्रांसफरर डिपार्टमेंट को ऐसा समझ लो ये सेलिंग डिपार्टमेंट है और ट्रांसफर डिपार्टमेंट यानी परचेजिंग डिपार्टमेंट है, दोनों आपस में, ठीक है ना। ये जो ट्रांसफर किया जाएगा ये ट्रांसफर प्राइस पे किया जाएगा। तो ट्रांसफर प्राइस तीन तरीके से हो सकती है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ये कौन डिसाइड करता है?
मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट का इंचार्ज नहीं डिसाइड करता, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो मैनेजमेंट डिसाइड करने के टाइम पे उनके पास 3 ऑप्शंस होंगे। एक तो भाई कॉस्ट पे ट्रांसफर कर, अपना डिपार्टमेंट है, हाँ या ना? हाँ। तो 100 रुपए मान ले कॉस्ट था, 100 रुपए में ट्रांसफर कर। दूसरा, वो यूजुअल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करेगा, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस और ट्रांसफर प्राइस विल बी सेम। सेलिंग प्राइस मतलब जो बाहर सेल किया जाता है उस प्राइस में। तो जैसे कॉस्ट 100 रुपया है, बाहर 125 में बेचा जाता है, तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी 125 रुपए में ही होगा, ठीक है। और तीसरा है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ेंगे, लेकिन वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस या यूजुअल सेलिंग प्राइस से कम होगा। मतलब अगर कॉस्ट 100 है और बाहर अपन 125 का बेचते, तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर अपन 120 का करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऐड होगा लेकिन यूजुअल सेलिंग प्राइस से कम होगा। जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर को आईडीटी सेल्स बोल के अलग से बताएगा। वो इसको सेल्स ही कंसीडर करेगा, लेकिन यूजुअल सेल्स में ऐड नहीं करेगा, ये इसको अलग से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बताएगा। तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग के क्रेडिट में बताएगा। हाँ। उसके बाद जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है, वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के परचेस को, आईडीटी परचेस को वो परचेस बोल के ही बताएगा, लेकिन यूजुअल परचेस से अलग बताएगा। ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में अपने डेबिट कर देगा, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी। इससे अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे मॉड्यूल में है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या? 15। पेज नंबर है 485। पेज नंबर है 485। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया डिपार्टमेंट के ऊपर, तो ये 100% आईडीटी पे होगा। 100% किस पे होगा? आईडीटी पे होगा। चलो थोड़ा सा एक गैप रखना चाहिए। 99.99% आईडीटी पे। 0.1% चांसेस है कि बिना आईडीटी वाला क्वेश्चन है, जो अभी तक अपन किए 3 लेक्चर, आया ना? जो नॉर्मल ट्रेडिंग पी&एल बनाया अपन ने डिपार्टमेंट का, खाली अपोर्शनमेंट पे ज्यादा फोकस था, आया ना? यहाँ पे अपोर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आइटम्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास आईडीटी के एडजस्टमेंट, आया ना? तो a firm has 2 departments, raw material department and manufacturing department. The finished goods are produced by the manufacturing department with raw material supplied by raw material department. Obviously एक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, उसका काम है रॉ मटेरियल परचेज करना, और एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल को परचेज किया हुआ रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बनाएगा और उसको आगे मार्केट में बेचेगा। अभी ध्यान से, जो रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, जैसे मैंने पापा का एग्जांपल दिया था, वो कपड़ा परचेज करते हैं या कपड़ा बनाते हैं, है ना? हाँ। बना के वो बाहर बेचते भी हैं और मेरे को भी देते हैं, मतलब उनका अपना एक सेल्स भी है, और वो मेरे को जो दे रहे हैं उसका इंटर डिपार्टमेंट सेल्स भी है, आया ना? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बोला है कि जो फिनिश गुड्स बन रहा है, अभी इस केस में, हमारे केस में शर्ट फिनिश गुड्स था, आया ना? हाँ। क्लॉथ तो रॉ मटेरियल था, तो रॉ मटेरियल तो बेचा भी जा सकता है मार्केट में, आया ना? तो बोला गया कि फिनिश गुड जो बन रहा था वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बन रहा था, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा था उसको इस्तेमाल करके फिनिश गुड बना रही। ओके। और ये जो ट्रांसफर हो रहा था ये किस पे हो रहा था? सेलिंग प्राइस, मतलब यूजुअल सेलिंग प्राइस, आया ना? Using the following information, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022. हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा अपने को कि अपन क्या नॉर्मल ही तो चीज कर रहे हैं, बराबर ना? तो जैसे मैंने बोला कि मैं ना आधा एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन भी पूरा नहीं होगा, क्वेश्चन में आगे एक एडजस्टमेंट होगा, आगे इन द सेंस आगे और एक सोल्यूशन होगा, और उसके लिए बाद में मैं उस एडजस्टमेंट का, अपने कंसेप्ट का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, है ना? पूरा एक साथ पढ़ा दूंगा तो दिमाग के ऊपर से जाना है, तो आधा आधा करके अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिया है, दोनों का अपना परचेज दिया है, आया ना? हाँ। और तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का परचेज देखना कितना कम है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है पूरा किस पे? रॉ मटेरियल। मेन खर्चा उसका रॉ मटेरियल का रहने वाला है, बाकी का परचेज जो है वो रहेगा लेकिन उसके कंपैरिजन में कम रहेगा, है ना? और परचेज देख ले तू रॉ मटेरियल का सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वही तो परचेज कर रहे, वही तो मेन चीज है। बिना रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। उसके बाद दोनों का अपना क्या है? सेल्स है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रहेंगे तो ये किसके रहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होगा कुछ नहीं है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस दिया,
सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों की, क्योंकि दोनों अपनी अपनी चीजें बेच रहे हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अभी कौन ट्रांसफर करेगा? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट ट्रांसफर करेगा। तो तेरे को रॉ मटेरियल के कॉलम में दिखेगा ये कि रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट 1,20,000। हाँ या ना? हाँ। और ये है आईडी, दिस इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अभी रॉ मटेरियल इसको आईडीटी सेल्स बताएगा और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इसको आईडीटी परचेज बताएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद दोनों डिपार्टमेंट्स का अपना अपना क्लोजिंग स्टॉक किया। ठीक है, हम ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बना सकते हैं। इसमें एक सेलिंग एक्सपेंसेस है जो पीएनएल में जाएगा, बाकी जो भी है वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। हाँ या ना? आगे बोला गया इस चीज को अपन बाद में पढ़ेंगे। ये पूरा जो मैं मार्क कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक, इसको पढ़ो मत अपने, इसको पढ़ो मत, ये अपने सेकंड पार्ट का हिस्सा, इसको अभी बिल्कुल पढ़ने का नहीं। अपन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल बनाने पे फोकस कर रहे हैं। आया ना? तो अभी जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है उसके बाद यहां से पढ़ेंगे salaries of rupees 5,000 and insurance premium of rupees 1,600 are allocated between two departments on the basis of sales ratio। तो सैलरी और इंश्योरेंस ये दोनों पीएनएल के आइटम्स है, ये दोनों खर्चे हैं, आपको टोटल में दिया है, लेकिन बाद में ये भी बोला है कि इसको कैसे अपोर्शन किया जाएगा, तो सेल्स रेशियो पे अपोर्शन किया जाएगा। अभी सेल्स रेशियो क्या है? तो दोनों का सेल्स देख, 88:18 बोल सकते हैं, 88:18 सेल्स रेशियो 88:18 बोल सकते हैं। सारे जीरोस कट हो गए, 88:18। तो इसको और थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं 44:9 बोल दूं, 2 9 18 to 40। इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अगर तुम इसको नहीं भी करते हो तो भी तुम इससे जो आंसर निकालोगे वो सेम ही रहने वाला है। आया ना? एनीवेज, आगे बोला गया फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज अ होल। तो फर्म का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको तो पहले डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट का। है ना? हाँ, मतलब डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फर्म का प्रॉफिट निकलेगा जनरल पीएल। बराबर ना? हाँ। तो जनरल पीएल बाद में, उसके लिए अपन ने इसको छोड़ा हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के लिए अपने पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। चालू करें बनाना? पक्का? क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर क्या था? 480। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 485। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से सारी चीजें सुनना, देखना। ऐसे लगेगा अपन नॉर्मली चीज कर रहे हैं, लेकिन अचानक से तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। किसके बुक्स में है? कुछ बोला है? कुछ नहीं है। तो फिर डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च का 2022। पक्का ना? दो डिपार्टमेंट है मेरे पास, एक रॉ मटेरियल का और एक मैन्युफैक्चरिंग। एक रॉ मटेरियल का और एक मैन्युफैक्चरिंग। रेडी क्या? ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि आगे कंसेप्ट पढ़ाना है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्या दिया है इंफॉर्मेशन में आपको? ओपनिंग स्टॉक एक 20 और 20, बराबर ना? तो मैं यहां पे उसको लिख दूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, एक 20 और 20। उसके बाद परचेजेस 8,06,000 टू परचेजेस, ये नॉर्मल परचेज है। हाँ, 8,00,000 और 6,000। उसके बाद सेल्स 880, 180, तो ये नॉर्मल सेल्स है, इसको अपन नॉर्मल ही बताएंगे, बाई सेल्स 8,80,000 और 1,80,000। उसके बाद
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये इधर आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, खाली मैन्युफैक्चरिंग में आएगा 24,000 बराबर। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 1600 और 800, दो तीन लाइन छोड़ेंगे, फिर टोटल के लाइंस ड्रॉ करेंगे। और लिखेंगे टू सेलिंग एक्सपेंस 1600 और 800। उसके बाद रॉ मटेरियल ट्रांसफर्ड, कौन ट्रांसफर कर रहा है? रॉ मटेरियल। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सेलिंग डिपार्टमेंट कौन है? रॉ मटेरियल। तो फिर सेलिंग डिपार्टमेंट में अपन लिखेंगे बाय आईडीटी सेल्स, कितना? 1,20,000, 1,20,000। और कौन परचेजिंग डिपार्टमेंट है? कौन परचेजिंग डिपार्टमेंट है? मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें अपन लिखेंगे टू आईडीटी परचेज, और मैन्युफैक्चरिंग के इसमें 1,20,000। यही सीखे अपन, आया ना? हाँ। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 80,000 और 24,000, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000, 24,000, ठीक है। उसके बाद नीचे सैलरी है 5,000 का, तो टू सैलरीज 5,000 डिवाइडेड बाय 44, और 9 कितना होता है? 53, 53 इंटू 44, 4151 है ना। एक काम करो 4150 कर दो इसको, थोड़ा इजी रहेगा। और 9 41, अरे सॉरी 5,000 माइनस 4150, 850। उसके बाद टू इंश्योरेंस, अच्छा यहाँ लिखना 44:9 के रेशियो में बांटा है, यहाँ पे भी लिखना 44:9 के रेशियो में बांटा है। इंश्योरेंस कितना था? 1,600, तो 1600 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 44, 1328। और यहाँ पे तो 272, 272 हो गया। सारी चीजें हो गई। हो गया ना। अभी अपन कैलकुलेट करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, 880 प्लस 120 प्लस 80, 1080, 1080 माइनस 120 माइनस 8 लाख, 160। उसके बाद 180 प्लस 24, 2,04,000 माइनस 20 माइनस 6 माइनस 24 माइनस 120, 34,000। यहाँ पे आया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड, 160 और तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, एक साठ माइनस 1600 माइनस 4150 और माइनस 1328, 26,922, 34,000, 34,000। एक सेकेंड, 160 माइनस 1600 माइनस 4150 माइनस 152922, सॉरी मेरा कैलकुलेटर चाय पी रहा है। 152922, और फिर 34 माइनस 800 माइनस 850 माइनस 27,
32078, दैट्स इट। सर क्या था इसमें? हाँ, कुछ भी नहीं था सर, सिंपल तो था, सिंपल था तो चलो मैं ये बोल सकता हूँ कि इतना काम तो तुम बहुत इजीली कर सकते, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पक्का ना? चलो अभी मैं कुछ लिखा रहा हूं, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं। पापा बेटा कंपनी था, आया ना? सारे पेन वेन सब दो, दिमाग में जो भी डिस्ट्रैक्शन है सब बाजू में। भूख लग रही, चाय पीनी, किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ध्यान, पूरा ध्यान में। पापा का अपना एक डिपार्टमेंट था और बेटा का अपना एक डिपार्टमेंट था, बराबर ना? पापा ने परचेज किया 100 रुपए में, बराबर, उसमें मान ले और प्रोसेस किया 10 रुपए का, आया ना? पापा के बुक्स में 110 रुपया कॉस्ट देखो, बराबर। पापा ने इसमें प्रॉफिट जोड़ा, पापा ने इसमें प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपए का, और 130 रुपए में ट्रांसफर टू बेटा, बराबर। तो बेटा परचेज किया, ऐसा मान लो 130 रुपए में, बराबर। उसमें उसने भी कुछ प्रोसेस किया, मान ले 20 रुपया, तो बेटे को कॉस्ट गिरा 150, उसने प्रॉफिट जोड़ा 50 रुपए का, और मार्केट में सेल कर दिया 200। पूरा ध्यान यहां पे। तो मैं ये बोल सकता हूं पापा का कॉस्ट था 110, उसने प्रॉफिट जोड़ा 130, आया ना? हाँ। और उसने अपने बेटे को ट्रांसफर किया, मतलब आईडीटी सेल्स किया 130 में, बेटे के लिए आईडीटी परचेज था ये 130, उसने प्रोसेस करके 150 रुपया कॉस्ट बनाया, उसमें 50 रुपया प्रॉफिट बनाया, और मार्केट में इसको 200 रुपया सेलिंग प्राइस पे बेच दिया, बराबर ना? हाँ या ना? मेरे को एक बात बता, पापा बेटा कंपनी का प्रॉफिट कितना? पापा बेटा कंपनी का प्रॉफिट कितना? तो पापा के डिपार्टमेंट का 20 रुपया प्लस बेटे के डिपार्टमेंट का 50 रुपया, दैट इज इक्वल टू 70 रुपया। अगर तुमको ये बात समझ में आ रही है तो वेरी गुड, तो वेरी गुड। सिंपल सी बात है ना, सुनना। 110 रुपया कॉस्ट प्लस और 20 रुपया प्रोसेस, 130 रुपए का कॉस्ट, और बेचा कितना मार्केट में? तो 70 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना, आया ना? और ये बेच दिया, सोल्ड, ये सोल्ड, ये मेरा हो गया केस 1। अगर तुमको ये समझ में आया है तो मैं केस 2 पे बढ़ सकता हूं, आया ना? 110 रुपए, 130 रुपए में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है, लेकिन क्या बेटे के डिपार्टमेंट ने पापा के डिपार्टमेंट को पैसा दिया? नहीं। ये रियलाइज कब हुआ? जब बेटे ने आगे मार्केट में 200 रुपए में बेच दिया, तो फिर अपन बोल सकते हैं कि हाँ बाबा, 110 रुपए का टोटल कॉस्ट था पापा के डिपार्टमेंट का, बेटे के डिपार्टमेंट ने 20 रुपए का और कॉस्ट जोड़ा, उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म हो गया 130, और फर्म का सेलिंग हो गया 200 रुपए का, तो फर्म ने प्रॉफिट कमाया 70 रुपए का। हमको नीचे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना, आया ना? तो मैं तुमको नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म की बात कर रहा हूँ, आया ना? तो ये चीज समझ में आ गई ना? हाँ, और ये भी चीज समझ में आ गया कि फर्म को प्रॉफिट तब होगा जब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सेल करेगा, बेटे का डिपार्टमेंट सेल करेगा, तभी होगा, आया ना? केस 2।
अगेन सेम सिचुएशन ले रहा हूं, पापा का डिपार्टमेंट परचेज 100 प्लस प्रोसेस 10 कॉस्ट 110 प्लस प्रॉफिट 20 ट्रांसफर टू बेटा डिपार्टमेंट 130 बराबर। सेम सिचुएशन बेटा, उसके लिए परचेज हो गया 130 प्लस प्रोसेस किया 20, थैंक यू। उसके लिए कॉस्ट हो गया, उसके लिए कॉस्ट हो गया 100, वो आगे बेचा ही, वो आगे बेचा ही, वो आगे बेचा नहीं। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आया ना? मैं एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाता तुमको समझाने के लिए, केस समझ गया? हाँ, अभी इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, पापा बेटा, तेरे को एनिमल मूवी किया था पापा। पहले पापा डिपार्टमेंट का हिसाब निकाल। उसने परचेज किया 100 रुपया, उसने कुछ प्रोसेस किया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोल ले 10 रुपया, उसने आईडीटी सेल किया 130 रुपया, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट आया 20 रुपया बराबर। उसके बाद बेटा डिपार्टमेंट परचेज हुआ, आईडीटी परचेज 130, उसके बाद उसने अपना कुछ खर्चा किया तो उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मान ले 20 रुपया, और उसने बेचा आगे नहीं, तो फिर उसका यहां पे दिखेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसका तो कुछ नहीं है, इसका 150 आया ना? इस तरीके से इनका ट्रेडिंग अकाउंट टैली हो गया, टैली हो गया। हाँ। पापा बेटा कंपनी, इसका प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना? 20 रुपया नहीं, 0 दिख रहा है, सुनना, दिख रहा 20 है लेकिन एक्चुअल 0 है, क्योंकि मैंने ऊपर तुमको पूछा, क्या तुमको ये समझ गया है कि ये फर्म को प्रॉफिट, पापा बेटा कंपनी मतलब फर्म की बात कर रहे हैं, तो फर्म को प्रॉफिट तब होगा जब सेल होगा। यहां पे तो सेल हुआ ही नहीं है, यहां पे खाली इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है, और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में डिपार्टमेंट आपस से पैसा नहीं लेते, ये खाली हिसाब मेंटेन करते हैं। फर्म को तो प्रॉफिट तब होगा ना जब आगे का जो एंड डिपार्टमेंट है वो आगे बेचेगा, तो एंड डिपार्टमेंट ने बेचा क्या? नहीं बेचा। अभी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट क्या बता रहा है? 20 रुपए का प्रॉफिट, ये बता रहा है, ये प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है? नहीं हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, फर्म प्रॉफिट बोल के खुशियां मना ले क्योंकि प्रॉफिट हुआ है क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अभी बात यह है कि ये रहा हिसाब केस 2 का। ये रहा हिसाब केस 2 का। प्रॉफिट हमको दिख रहा है 20 रुपए का, एक्चुअल में रियलाइज हुआ ही नहीं है क्योंकि ये सेल हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, ये हुआ है क्या? नहीं। इसको अपन बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, URP। ये है मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आया ना? हाँ। और हमको क्या करना होता है, एक जनरल पीएल बनाना होता है, एक जनरल पीएल बनाना होता है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। तो बाय डिपार्टमेंटल, मान ले यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट लिख रहा हूं मैं, लेकिन ट्रेडिंग में P&L लिखा जाएगा क्योंकि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, ठीक है? लेकिन बात समझ, पापा डिपार्टमेंट
₹20। बेटा डिपार्टमेंट 0। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये तुमको समझ में आ गया? हाँ, इसका मतलब ये प्रॉफिट मेरे को क्या करना होगा? रिवर्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू स्टॉक रिजर्व ₹20 और अकाउंट टैली, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 0। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 0। क्लियर है बात? पक्का? अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट दो ही सिचुएशंस में। अनरियलाइज प्रॉफिट अगर है तो ये दो कंडीशंस है, सिचुएशंस भी नहीं, कंडीशंस है, उसको फुलफिल करना हो और दोनों के दोनों फुलफिल होने चाहिए। पहला, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो हुआ है उसका जो ट्रांसफर प्राइस था वो प्रॉफिट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। मतलब इंटर डिपार्ट मतलब ट्रांसफर प्राइस एट कॉस्ट होगा तो तुम्हारा अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं आएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट तभी आएगा जब ट्रांसफर प्राइस यूजुअल सेलिंग प्राइस है या तो फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है यूजुअल सेलिंग प्राइस से कम है। ये दो सिचुएशंस में तेरा अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा। ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, बेटे के क्लोजिंग स्टॉक में पापा के डिपार्टमेंट का स्टॉक होना चाहिए। बेटे के क्लोजिंग स्टॉक में आईडीटी परचेज के गुड्स होने चाहिए। समझा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी जाके तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा। अगर मान ले बेटे ने मतलब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्रॉफिट पे हुआ, ठीक है, बेटे ने बेच दिया, बेटे ने अगर सारी चीजें बेच दी गई है तो क्या अनरियलाइज प्रॉफिट होगा? नहीं, फिर तो रियलाइज हो गया ना। अनरियलाइज प्रॉफिट तभी होगा जब प्रॉफिट पे ट्रांसफर हुआ है और मैं सारी चीजें बेच नहीं पाया, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है और उस क्लोजिंग स्टॉक में पापा के डिपार्टमेंट के कुछ गुड्स है और वो पापा ने मेरे को प्रॉफिट जोड़ के भेजे थे और वो मैं बेच नहीं पाया, तो वो वाला प्रॉफिट क्या है? मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है। और वो अनरियलाइज प्रॉफिट, वो अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होना चाहिए? उस पे मतलब उसका अपन क्या निकालते हैं? स्टॉक रिजर्व। वो अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन अपने को समझ। अच्छा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अनरियलाइज प्रॉफिट मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक, हाँ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक में है इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में भी, क्योंकि यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके क्या बनने वाला है? ओपनिंग स्टॉक। मतलब मेरे को ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी निकालना है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? आया ना? और हमको वो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, हमने क्या किया? प्रॉफिट का जो प्रॉफिट था यहाँ पे, ये जो प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट जो स्टॉक रिजर्व था उसको रिवर्स किया ना। रिवर्स किया तब जाके मैं बोल पाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट क्या है। फर्म का जो प्रॉफिट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? प्रॉपर दिख रहा है। 20 अपने इस एग्जांपल में, मैंने ये एग्जांपल बहुत सिंपल रखा है। अपने इस एग्जांपल में दिख रहा था कि डिपार्टमेंट के हिसाब से पापा के डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 20 है, बेटे के डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 0 है। ये प्रॉफिट फर्म में ट्रांसफर कर दिया गया और फर्म का प्रॉफिट अपन 20 बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। वो दिख रहा है 20, लेकिन वो रियलाइज नहीं हुआ है क्योंकि बेटे के डिपार्टमेंट ने आगे सेल किया ही नहीं है। मतलब वो अनरियलाइज प्रॉफिट मैंने इधर जीपीएल में क्या किया? मैंने रिवर्स। प्रॉफिट दिख रहा 20 था, एक्चुअल में 0 था, तो उसको रिवर्स करके फर्म का प्रॉफिट क्या बता दिया मैंने? 0। और यही प्रॉफिट वो तुमको निकालने को लगा रहे। और तो देख यहां पे तेरे को क्लोजिंग स्टॉक में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 24,000 है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का। क्या इस 24,000 में रॉ मटेरियल के डिपार्टमेंट का कुछ गुड्स नहीं रहेगा? रहेगा। अच्छा, अभी क्लोजिंग स्टॉक में मतलब ओपनिंग स्टॉक में भी होता होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसमें भी तो बिना बिना रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या मैन्युफैक्चर करेगा? बराबर ना? तो ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है। तो अभी अपने को अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। जो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है उसको रिवर्स कर और जो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है उसको रिवर्स कर। समझा क्या बोला? पक्का? अभी ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन इतना भी सिंपल नहीं, कैलकुलेशन इतना भी सिंपल नहीं। बोला गया पापा ने प्रॉफिट जोड़ के भेजा था, वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि स्टॉक का निकाल रहे ना, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की बातें हो रही सर। मतलब बातें किसकी हो रही है? ट्रेडिंग अकाउंट की। आया ना? अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बातें हो रही है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ऐड किया वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो मुझे ना ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा किसका? सेलिंग डिपार्टमेंट।
क्योंकि आईडीटी सेल्स तो वही कर रहा है, हाँ या ना? हाँ। उसके बाद उस डिपार्टमेंट ने जो आईडीटी सेल किया है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए आईडीटी परचेज होगा, और उस परचेजिंग डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक में आईडीटी परचेज का कुछ गुड्स होगा। मतलब मेरे को क्लोजिंग स्टॉक लेना है परचेजिंग डिपार्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक लेना है किसका? परचेजिंग डिपार्टमेंट का। जीपी किसका निकाला? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक किसका लिया? परचेजिंग डिपार्टमेंट का, हाँ या ना? हाँ। अभी ये 24,000 में तू मेरे को बता रॉ मटेरियल का गुड्स कितना? नहीं बताया। इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले सिलेक्ट इसलिए किया गया है तुमको समझाने के लिए क्योंकि यहां दिया गया है। प्रोपोर्शनेट बेसिस को समझना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आया ना? तो यहां पे बोला गया है क्वेश्चन में, जो मैंने तुमको ब्रैकेट में डाल दिया था और बोला था इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, आया ना? अब टाइम आ गया है उसको पढ़ने का। पढ़ लो एक बार, 2 लाइनें हैं, पढ़ लो। क्या? पूरा वो पूरा एडजस्टमेंट पर। चलो सुनो, ध्यान दो यहां पे क्या बोला है। कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कंसिस्ट 25% फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड 75% फॉर रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है, किसका? क्लोजिंग स्टॉक का, इसके 2 हिस्से हैं, एक जो मैंने खुद खर्चा किया है उसके ऊपर, और एक जो पिछले डिपार्टमेंट का आउटपुट था। मेजॉरिटी पोर्शन क्या होगा? पिछले डिपार्टमेंट का आउटपुट का कॉस्ट, हाँ या ना? हाँ। मैंने तो उसमें जो प्रोसेस किया है, मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किए वो उसके कंपैरिजन में कम हो, तो बोला गया मैंने 25% खर्चा किया, लेकिन 75% के कॉस्ट ट्रांसफर होने के बाद 25% खर्चा किया ना। अगर 75% की कॉस्ट ट्रांसफर ही नहीं होती तो क्या मैं कर सकता था? इसका मतलब मेरा मतलब बेटे का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें पापा के डिपार्टमेंट के गुड्स कितने? 75%, बराबर ना? तो मेरे को यह पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक में पापा के डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना है, आया ना? हाँ। अभी इस कॉस्ट में से अपने को क्या रिवर्स करना है? क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए बोला आपको परसेंटेज या तो दिए जाएंगे या तो कैलकुलेट करने दिए जाएंगे। अभी जैसे मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, कुछ नहीं बोला तो दोनों जगह पे सेम परसेंटेज अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर तेरे को स्पेसिफिकली बोल दिया कि पिछले साल मेरा जीपी मार्जिन, पापा के डिपार्टमेंट का जीपी मार्जिन इतना था, और इस साल जीपी मार्जिन नहीं बोला है, इसका मतलब इस साल का जीपी मार्जिन निकालना होगा। इस क्वेश्चन में तेरे को क्या बोला है? द प्रेसीडिंग ईयर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द रेट 10%। पिछले साल 10% था, पिछले साल 10% था, इसका मतलब यह है कि ओपनिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट 10%। ओपनिंग स्टॉक में जो पापा के डिपार्टमेंट का कॉस्ट है उसमें 10% अनरियलाइज प्रॉफिट, समझा? हाँ। क्लोजिंग स्टॉक में 10% होना जरूरी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में 10% होना जरूरी नहीं। ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व, स्टॉक रिजर्व कैसे निकालते हैं अपन, इसको क्या बोलेंगे? अनरियलाइज प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व, ठीक है? तो ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओपनिंग की जगह पे ओपनिंग की बातें होंगी, क्लोजिंग की जगह पे क्लोजिंग की बातें होंगी, टर्म्स चेंज हो जाएंगे, लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है। फॉर्मूला रटो मत, समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा हूं ध्यान दो, 3 चीजें बोल रहा हूं। बेटे के डिपार्टमेंट में, बेटे के क्लोजिंग स्टॉक में, अगर मान ले मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं, ठीक है, बेटे के क्लोजिंग स्टॉक में पापा के डिपार्टमेंट का कितना पोर्शन है? मैं लॉजिक समझा, मतलब कैसे बोलना है अपने, है ना? 75% इधर है, जरूरी नहीं हमेशा तुमको परसेंटेज दिए जाएंगे, आया ना? तो बेटे के डिपार्टमेंट में पापा, बेटे के डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में पापा के डिपार्टमेंट का कितना
प्रपोर्शन है जिसमें पापा ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट लगाया, जिसमें पापा ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट लगाया था। इससे तुमको क्या मिलेगा? अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब स्टॉक रिजर्व। उसको अपन स्टॉक रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। है वो अनरियलाइज प्रॉफिट, रिकॉर्ड करते समय अपन उसको स्टॉक रिजर्व बोल के रिकॉर्ड। क्या बोला मैंने? मेरे साथ रिपीट करना। बेटे के डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में पापा के डिपार्टमेंट का कितना पोर्शन है जिस पे पापा ने कितना प्रॉफिट जोड़ा था। समझा? इसको अगर अपन बोलेंगे, ये तुम समझ गए ना, तुमको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। अभी वही ओपनिंग स्टॉक की बात करें। बेटे के डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में पापा के डिपार्टमेंट का कितना पोर्शन है जिसमें पापा ने कितना प्रॉफिट जोड़ा था। बराबर। अभी ओपनिंग स्टॉक में मेरे को लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना पड़ेगा परसेंटेज, और क्लोजिंग स्टॉक में मेरे को करंट ईयर का प्रॉफिट का परसेंटेज लेना होगा। तेरे को अगर सेग्रीगेट करके इंफॉर्मेशन दिया है तो तेरे को करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग जीपी मार्जिन। तेरे को क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तेरे को पिछले साल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इस साल का तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल बना है पापा का, उससे पापा का जीपी निकाल सकते हैं, उससे पापा का जीपी तो निकाला चाहिए, पापा का जीपी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आया ना? और वही जीपी परसेंटेज अपने को पिछले साल मतलब ओपनिंग स्टॉक के लिए भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरे को ओपनिंग स्टॉक के मतलब प्रेसिडिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में कुछ नहीं बोला, यहां पे अपने को बोला हुआ है, तो अपन दोनों अलग अलग करें। आया ना? हाँ। तो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रपोर्शन ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट। बेटे के डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक में पापा के डिपार्टमेंट का कितना प्रपोर्शन था जिसमें पापा ने कितना प्रॉफिट जोड़ा था। परचेजिंग मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग डिपार्टमेंट। समझा? पक्का? हाँ। तो अगर मैं यहां पे ये देखूं, मैं लिखवाऊंगा, इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगा बाद में, अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जनरल पीएल एक बनेगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें बाय डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हुआ था ना, उसमें रॉ मटेरियल का नेट प्रॉफिट कितना था? 152,922, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का 32,078। टोटल आउटर कॉलम में लेके जा, 152,922 प्लस 32,078, 1,85,000। आया ना? ध्यान से मेरे साथ ये किया तो भी चलेगा तुमने। फटाफट पेज को हाफ में फोल्ड करो जल्दी से, पेज को हाफ में फोल्ड करो जल्दी से। फॉर्मूला यहां पे लिखा रहा हूं, इसके नोट्स कल के लेक्चर में लिखाऊंगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, इनकंप्लीट नहीं छोड़ेंगे। हो गया ये? फटाफट लिखो। हो गया? वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है? सुनना, फॉर्मूला लिखना मेरे साथ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रपोर्शन of goods belonging to selling department multiplied by gross profit percentage on sales of
सेलिंग डिपार्टमेंट। ये कौन से ईयर का होगा? लास्ट ईयर। जीपी परसेंटेज कौन से ईयर का लेना है अपने को? लास्ट ईयर। बराबर। ओपनिंग स्टॉक क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट से एक ओपनिंग स्टॉक क्या था? किसका ले गया ओपनिंग स्टॉक? मतलब कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग। वेरी गुड। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे अपने को दे दिया है कि इसमें सेलिंग डिपार्टमेंट के जो बिलोंग करने वाले गुड्स कितने? 75%। और ये भी दे दिया है पिछले साल का जीपी मार्जिन क्या था? 10%। दैट इज इक्वल टू 20,000 इंटू 75% इंटू 10%, ₹1500। इसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे जीपीएल क्रेडिट साइड। इसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे जीपीएल क्रेडिट साइड। समझा? तो मैं जीपीएल में क्रेडिट में लिख दे रहा हूं बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व वर्किंग नोट 1, 1500। ठीक है? सुनना, वर्किंग नोट 2 में मुझे कैलकुलेशन ऑफ क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। लेकिन मेरे को ना करंट ईयर का जीपी नहीं मालूम, निकालना है। जीपी कैसे निकालते हैं? जीपी परसेंटेज। जीपी परसेंटेज, जीपी तेरे को दिया है, अपन ने निकाला है ट्रेडिंग अकाउंट में। अरे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 आया ना? नॉर्मल है ये। बराबर नहीं? कहां से आई अंदर? मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं बहुत ज्यादा। सुनना, लेकिन मेरे को जीपी सुन, मैं कैसे बोल रहा हूं वैसे अभी लिखना, ठीक है? सुन, इसको मैं कल लिखाऊंगा, अपन अभी सीधा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। कितना कमाया? सुनना, फॉर्मूला बोल रहा हूं। कितना कमाया डिवाइडेड बाय किस पे कमाया इनटू 100। कितना कमाया डिवाइडेड बाय किस पे कमाया इनटू 100। अभी मेरे को बता, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो किधर गया रे? वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर जीपी ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर जीपी ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट। जीपी परसेंटेज, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर जीपी परसेंटेज। जीपी तो कैलकुलेट कर लिया अपन ने। तो जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू, सुन, कितना कमाया? तो हाँ, किसका लेना है अपने को? रॉ मटेरियल। पापा के डिपार्टमेंट का ना, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का। तो 1,60,000। नॉर्मली अपन करते हैं सेल्स, जीपी परसेंटेज निकाला जाता है जीपी अपन सेल्स इंटू 100। तो बता डिवाइडेड बाय क्या लू में? डिवाइडेड बाय क्या लू में? हाँ तो अमाउंट बोलना, अमाउंट बोलना। पापा के डिपार्टमेंट का सेल्स 8,80,000। 8,80,000 है ना? हाँ, इधर गड़बड़ हो, इसलिए मैं बोला जीपी अपन सेल्स मत करना, क्योंकि सेल्स अपन ये रिकॉर्ड करते हैं। मैं क्या बोला, कैसा लिख? कितना कमाया डिवाइडेड बाय किस पे कमाया। मैं ये बोल सकता हूं इस पे कमाया। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी तो सेलिंग प्राइस पे हुआ है, प्रॉफिट जोड़ के हुआ है, तो किस पे कमाया? 10 लाख पे। सेल्स प्लस आईडीटी सेल्स आया ना? तो रट मत, समझ। कितना कमाया डिवाइडेड बाय किस पे कमाया। और जब मैं किस पे कमाया देखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट देखूंगा, तो बॉस उसका तो ये भी प्रॉफिट पे और ये भी प्रॉफिट आया ना? हाँ, तो डिवाइडेड बाय, यहां पे अपन करेंगे 10 लाख इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू 16% आएगा। क्या आएगा? 16%। समझा? अभी वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। सुन, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं,
क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 24,000 है ना। बेटे के डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय पापा के डिपार्टमेंट का कितना गुड्स था इसमें? 75%। जिसपे पापा ने कितना प्रॉफिट कमाया था इंटू बेटा 16 क्या निकाला अभी? अभी क्या निकाला? तो ये हो जाएगा कितना? 24,000 इंटू 75% इंटू 16%, 2880। सर हो गया 2880 बराबर। सुन, इसका ट्रीटमेंट होगा जीपीएल डेबिट साइड। इसका ट्रीटमेंट होगा जीपीएल डेबिट साइड बराबर। तो अभी अपन डेबिट में लिख देंगे यहां पे 2 क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, वर्किंग नोट 3, 2880। और अभी आएगा तुम्हारा फर्म का नेट प्रॉफिट 1,85,000 प्लस 1,500 माइनस 2,880, 1,83,620 बैलेंसिंग। समझा क्या? पक्का समझा क्या? इसको लिखा के देना है, डोंट वरी। सारी चीजें इन डिटेल लिखवा के दूंगा। क्वेश्चन कंप्लीट करना, जो शुरू किया था उसको कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी था। अगर तुमको एक्सप्लेनेशन समझा होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। बस यही कैलकुलेशन तुमको समझाने हैं। तुमको लिखाना है मेरे को अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में, स्टॉक रिजर्व के बारे में। वो कब होगा ये भी बातें बता दी। 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो ट्रांसफर प्राइस में प्रॉफिट होना चाहिए और दूसरा बेटे के डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक में पापा के डिपार्टमेंट के गुड्स बिलोंग होने चाहिए। ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही अनरियलाइज प्रॉफिट बनेगा। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक में भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक में भी होगा। वो कैसे करना है वो भी बता दिया। आया ना? ओपनिंग स्टॉक के इसमें मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया तुमको। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में खाली ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक। और यहां पे लास्ट ईयर की जगह पे क्या बन जाएगा? करंट ईयर। ठीक बोला था सर आपने, क्या है ये, क्यों है ये, दीप बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को एक बात बता, आंसर देख। जीपीएल बनाया है इन्होंने और ये देख, अच्छा लगा नहीं लगा? और मैं बोला नहीं था कि तुमको आज ही अच्छा लगेगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे और तुम गलतियां करोगे और फिर एंड में जब सब ठीक होगा तब तुम बोलोगे पर लॉजिक है सर। हाँ ऑब्वियसली लॉजिक है यार, ये सोहम बोल रहा है लॉजिक। और लॉजिक उसके बिना क्या कर रहे हो, हिसाब कर रहे। मैं तुमको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, अकाउंट्स मतलब हिसाब है। और अगर तुमको हिसाब समझ में नहीं आता है ना, तुम एक लेवल तक अकाउंट्स बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही लेवल एडवांस हो जाएगा बिखर जाओगे। तो इसलिए हिसाब को समझो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो है ना, पढ़ते करते करते ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते कॉन्सेंट्रेट करते करते झेप नहीं रहा है ना, खत्म, खाली बैठे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। किसी के दिमाग में नाश्ता, किसी के दिमाग में घूमना, किसी के दिमाग में पिक्चर, तो किसी के दिमाग में क्या चालू हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मत करो, खुद को कॉन्सेंट्रेट करो, इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके उतना इजीली तुमको बताने की कोशिश कीजिएगा कि पापा बेटा ये क्या है, समझो जरा। इससे ज्यादा क्रिएटिव और कोई नहीं हो सकता इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। ऐसी रात को 3-3 बजे तक नहीं जगता, मेरे को खुद को तैयारी करनी पड़ती है। मेरे को समझना एक अलग बात है और तुमको आसान भाषा में समझाना ही अलग बात है, और उसको समझाने के लिए मेरे को तैयारी करनी पड़ती है बहुत। एनीवेज, और करेंगे क्वेश्चन, ये पर्सी क्वेश्चन और करेंगे क्वेश्चन इसमें, ये इजी होने वाला है तुम्हारे लिए और डिपार्टमेंट का डर चला जाएगा। तो तुमने तुम्हारे पिछले कुछ स्टूडेंट से या तुम्हारे भाई बहन से अगर सुना होगा कि डिपार्टमेंटल बाप रे खतरनाक है, ये खतरनाक तुम्हारे लिए नहीं रहने वाला उनके लिए, क्योंकि उनको कंसेप्ट ही नहीं समझा। समझा क्या? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय, मिलते हैं कल।
ऑनलाइन वालों कुछ तो बोलो। इतना भारी कंसेप्ट पड़ा है तुमको।